हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक कोरियन मूवी जिसका नाम है फॉरगॉटन ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में मिलते हैं जिन से, जो 21 साल का है और सपने में किसी को खुद को मारते देखता है। और जब अपनी आंखें खोलता है तो खुद को अपनी कार में अपनी फैमिली के साथ देखता है, जो नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। नए घर को देखकर जिन को लगता है जैसे उसने वो घर पहले भी देखा हो। जिन का एक बड़ा भाई है यूसोक, जिससे वो बहुत प्यार करता है, जो पढ़ाई, म्यूजिक, स्पोर्ट्स हर चीज में बेस्ट है। यूसोक में कोई बुरी आदत नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है और इसीलिए जिन उससे इंस्पायर होता है। यूसोक का कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वो अपने लेफ्ट पैर से लंगड़ा कर चलता था। जिस दिन वो नए घर में शिफ्ट होते हैं उस दिन की डेट थी 5 मई 1997। जब वो अनपैकिंग कर रहे थे तब जिन एक रूम देखता है जो बंद पड़ी थी और यूसोक उसे बताता है कि उस रूम में पिछले ओनर का कुछ सामान है जो वो जल्दी ही ले जाएंगे और तब तक दोनों को सेम रूम शेयर करना होगा। दोनों भाई की बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। रात डिनर टाइम पे डैड सभी को बताते हैं कि कोई भी उस बंद कमरे में नहीं जाएगा क्योंकि उसमें पिछले ओनर का कुछ सामान रखा हुआ है। पर तभी जिन को लगता है कि ऊपर उस रूम से कुछ आवाजें आ रही हैं, पर डैड बोलते हैं कि बाहर बारिश हो रही है तो हो सकता है ये बिजली चमकने की आवाज होगी और जिन को उसकी मेडिसिन टाइम पे लेने को बोलते हैं। दरअसल जिन एंजाइटी की दवाइयाँ लेता है और अगर वो ना ले तो उसे प्रॉब्लम होती है। डिनर के बाद जब सभी सोने जाते हैं तो जिन को फिर से उस कमरे से आवाजें आती हैं, जिसके बाद वो उसे चेक करने जाता है, लेकिन तभी यूसोक उसे रोक लेता है और जिन बोलता है कि उसे कमरे में से आवाज आ रही थी, पर यूसोक बोलता है कि उसे कोई आवाज नहीं आ रही और उसे बाहर लेकर जाता है। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। दोनों भाई कुछ देर बातें करते हैं और तभी यूसुफ को उसके डैड की कॉल आती है, जो उससे कोई डॉक्यूमेंट्स ढूंढने को बुलाते हैं और जिन को उसका वेट करने का बोलकर यूसुफ घर जाने लगता है। लेकिन तभी घर के बाहर से कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और जिन भी ये सब कुछ देखता है और भागता है अपने भाई की हेल्प करने के लिए। लेकिन तब तक वो लोग उसे वैन में डालकर ले जाते हैं और जिन उस वैन का नंबर नोट कर लेता है। घर आकर अपने पेरेंट्स को यूसुफ की किडनैपिंग की बात बताते हुए बेहोश हो जाता है और फिर से अपने सपने में किसी को खुद को मारते देखता है और जब आंखें खोलता है तो खुद को अपने रूम में पाता है और अपने पेरेंट्स से अपने भाई के बारे में पूछता है, पर वो बताते हैं कि अभी तक उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है और पुलिस इस मामले में उसे पूछताछ करना चाहती है। जिसके बाद जिन पुलिस को पूरी इंसिडेंट बताता है। हालांकि उसने लोगों का चेहरा अच्छे से देखा नहीं था, पर वो उन्हें वैन का नंबर और कलर बताता है। पर पुलिस बोलती है कि उसके कहने के अकॉर्डिंग उन लोगों ने पता किया था, पर उन्हें कोई वैन उस कलर या नंबर की नहीं मिली। जिसके बाद वो लोग किडनैपर्स के कॉल का वेट करने लगते हैं, पर हफ्ते बीत जाते हैं, उन्हें कोई कॉल नहीं आती। इसी बीच जिन रोज उस सपने को देखता है जिसमें कोई उसे मारना चाहता है। उसे लगता है जैसे वो आदमी बहुत ही गुस्से में हो। वो जब भी उस बंद कमरे में से आवाज सुनता है तो उसे लगता है जैसे उस कमरे से निकलकर कोई उसे मार देगा। वो डर कर खुद को ब्लैंकेट में छुपा लेता है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं होता और तभी एक लड़की जैसे उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद जिन डर कर अपनी आंखें खोलता है और ये सब कुछ उसका सपना होता है। अब तक यूसुफ को गायब हुए 19 दिन हो चुके थे और इतने दिनों बाद फाइनली यूसुफ वापस आता है, जिसे देखकर जिन बहुत खुश होता है। पर उसे इन 19 दिनों में क्या हुआ कुछ भी याद नहीं होता और डॉक्टर बताते हैं कि शायद शॉक की वजह से वो सब कुछ भूल गया है और उन्हें उसकी मेमोरीज वापस आने का वेट करना होगा। उसी रात जिन देखता है यूसुफ को जो कमरे से बाहर जाता है, पर इस पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अगली सुबह वो उसे बेड पे पाता है। जिसके बाद वो किचन में आता है, अपनी मेडिसिन लेता है, पर वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद वहाँ पे यूसुफ भी आता है और दोनों भाई मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और जिन यूसुफ से पूछता है कि वो रात कहाँ गया था, पर वो कहीं जाने से मना करता है और बोलता है कि वो सपना देख रहा होगा और वहाँ से जाने लगता है। पर जिन नोटिस करता है कि यूसुफ अपने राइट पैरों से लंगड़ा रहा है, जबकि उसका भाई अपने लेफ्ट पैरों से लंगड़ाता है और वो यूसुफ से पूछता है कि क्या उसके राइट पैर में चोट आई है, पर यूसुफ बात को टाल देता है और जिन भी इस बात को सीरियसली नहीं लेता। पर उसी रात जिन पढ़ाई करते करते स्टडी टेबल पे ही सो जाता है और तभी यूसुफ उसके पास आता है और मैकेनिकल पेंसिल से ऐसा लगता है कि जिन को हर्ट करना चाहता है, पर वो पेंसिल की लीड टूटकर वहीं गिर जाती है। जिसके बाद यूसुफ कमरे से बाहर चला जाता है और तभी जिन अपनी आंखें खोलता है और इस बार वो यूसुफ का पीछा करता है और वो नोटिस करता है कि यूसुफ अपने दोनों पैरों से प्रॉपरली चल सकता है।
जिसके बाद यूसुफ टैक्सी लेकर कहीं जाता है और जिन भी एक टैक्सी में उसका पीछा करता है और यूसुफ एक सुनसान जगह पे उस टैक्सी को छोड़ देता है। यहाँ जिन उसे कुछ लोगों के साथ बातें करते देखता है और वो नोटिस करता है कि वो वही लोग हैं जो उसके यहाँ पुलिस ऑफिसर्स बनकर आए थे। जिसके बाद उसे डाउट होता है कि ये यूसुफ उसका अपना भाई नहीं है और उन लोगों ने रियल यूसुफ के साथ कुछ किया है। लेकिन तभी उसे कुछ लोग देख लेते हैं और जिन वहाँ से भागता है और छुप जाता है और वो लोग उसे हर जगह ढूंढते हैं और तभी यूसुफ पीछे से पकड़कर जिन को बेहोश कर देता है और तभी जिन की आंखें खुलती हैं और वो खुद को अपने रूम में स्टडी टेबल पे सोया पाता है और यूसुफ को उसके बेड पे देखता है। जिसके बाद वो डर जाता है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है और यूसुफ उसे बाहर आने को बोलता है, पर जिन बोलता है कि वो उसका भाई नहीं है, वो कोई और है। कल रात उसने उसे फिर से बाहर जाते देखा और इस बार उसने उसका पीछा किया था और उसे सारी बात बताता है, पर यूसुफ बोलता है कि वो कहीं नहीं गया था, हो सकता है कि वो सपना देख रहा हो। पर जिन बोलता है कि वो सपना नहीं था क्योंकि उसे हर चीज अच्छे से याद है। वो मैकेनिकल पेंसिल की आवाज से उठ गया था जिससे वो उसे हर्ट करना चाहता था और अपने भाई के बारे में पूछता है। और थोड़ी देर बाद जब वॉशरूम से बाहर आता है, पर यूसुफ उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कहीं बाहर नहीं गया था और ना ही उसने उसे हर्ट करने की कोशिश की थी और ना ही उसने टैक्सी ली और ना ही किसी से मिला था और पूछता है कि क्या वो अपनी दवाइयाँ टाइम पे ले रहा है या नहीं। पर जिन को याद आता है कि सुबह वो दवा नहीं ले सका था क्योंकि वो दवा नीचे गिर गई थी। जिसके बाद यूसुफ उसे उसकी दवा देता है और जिन उसे सॉरी बोलता है उसे गलत समझने के लिए। जिसके बाद यूसुफ वहाँ से चला जाता है और जिन अपने स्टडी टेबल पे वो पेंसिल की लीड देखता है और उसे याद आता है कि उसने यूसुफ को टैक्सी वाली बात बताई ही नहीं थी। जिसके बाद वो श्योर हो जाता है कि ये सब कुछ रियल था। वहीं यूसुफ को देखते हैं जो अपने दोनों पैरों पे प्रॉपरली चल रहा था। जिसके बाद जिन मॉम को ये सारी बात बताता है और बोलता है कि अगली बार फिर से अगर यूसुफ बाहर गया तो इस बार वो डैड के साथ उसका पीछा करेंगे और उसे यकीन है कि ये उसका भाई नहीं है। रात जिन फिर से सपना देखता है और इस बार उस बंद कमरे में जाता है जिसमें वो अपने भाई की डेड बॉडी को देखता है। जिसके बाद वो डर कर अपनी आंखें खोलता है। फिर वो किचन में आता है, अपनी दवा लेता है, लेकिन तभी अपनी मॉम को यूसुफ से बातें करते सुनता है जो उसे बताती हैं कि जिन को उस पर डाउट हो रहा है कि वो उसका असली भाई नहीं है। लेकिन तभी मॉम को लगता है कि जिन उनकी बातें सुन रहा है और वो जाती हैं उसे उसके रूम में चेक करने के लिए और जिन किसी तरह बारिश में भीगता हुआ पीछे के रास्ते से अपने रूम में जाने की कोशिश करता है। इधर मॉम को किसी मिस्टर पार्क की कॉल आती है जिनसे वो जल्दी आने को बोलती हैं और किसी मिस्टर चॉय के बारे में बात करती हैं और बताती हैं कि वो भी जल्दी ही आने वाले हैं। जिसके बाद जब वो जिन को उसके रूम में चेक करती हैं तब तक वो अपने रूम में आ चुका था, पर वो बारिश में पूरा भींगा हुआ था। जिससे मॉम को पता चल जाता है कि जिन ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और जिन भी श्योर हो जाता है कि ये फैमिली उसकी रियल फैमिली नहीं है, वो लोग उससे कुछ बड़ा छुपा रहे हैं। वहीं मॉम किसी को कॉल करके बताती हैं कि जिन को अब उन पे भी डाउट हो चुका है और इधर जिन घर से भागने की कोशिश करता है, पर बाहर ही उसे डैड मिल जाते हैं जो उसे वापस घर में चलने को बोलते हैं। तब तक मॉम और उनका एक और आदमी भी वहां आ जाते हैं और जिन अब तक जान चुका था कि ये उसकी रियल फैमिली नहीं है और वहां से भाग जाता है और वो आदमी उसका पीछा करता है, पर जिन किसी तरह उससे बचते हुए पुलिस तक पहुंच जाता है। जिन्हें वो बताता है कि 1 महीने से उसके साथ कुछ लोग उसकी नकली फैमिली बन के रह रहे हैं, पर पुलिस को उसकी बात पे यकीन नहीं होता और जिन को भी नहीं समझ आता कि वो उनकी झूठी बातों पे कैसे विश्वास करता चला गया। और पुलिस जिन के बारे में अपने डाटाबेस में पता लगाती है और उन्हें उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल या मिसिंग रिपोर्ट नहीं है और उसकी एज 41 ईयर्स की है। जो सुनकर जिन शॉक होता है और बोलता है कि वो बस 21 साल का है। उसकी बर्थ डेट 1977 की है और अभी 1997 है, तो वो 21 साल का है। पर पुलिस उसे बताती है कि ये साल 2017 है और उन्हें लगता है कि जिन के साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम है। पर जिन इन सब चीजों से बहुत शॉक होता है क्योंकि पिछले 1 महीने से वो साल 1997 में जी रहा है और उसे लगता था कि उसकी एज 21 ईयर्स की है। और जब खुद को मिरर में देखता है तो उसका दिमाग ही हिल जाता है। वो खुद को एक आधी उम्र के इंसान जैसा देखता है। जिसके बाद वो वापस उस घर में आता है और इस बार उसे वो बंद कमरा खुला मिलता है जिसके अंदर से म्यूजिक चलने की आवाज आ रही थी। और जब वो उस रूम में जाता है तो वो वहाँ 2 मैनिक्विन्स देखता है जिन पे खून लगा था और पूरे रूम में खून बिखरा हुआ था जैसे कि किसी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया हो। जिसके बाद जिन की पूरी नकली फैमिली वहाँ आती है
और यूसुफ उसे बताता है कि 20 दिसंबर 1997 को इसी रूम में एक माँ और बेटी का खून हुआ था। जिसके बाद पुलिस कातिल को बहुत ढूंढती है पर उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिलता। देखते देखते सालों बीत जाते हैं और लोग उस मर्डर के बारे में भी भूल जाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी अब इसमें कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि स्टेटस ऑफ लिमिटेशन हट चुका था। दरअसल कोरिया में एक रूल है कि कोई भी केस में अगर अक्यूज को 15 सालों में सजा नहीं होती है तो फिर उसके बाद अगर अक्यूज सामने से भी आकर अपनी गलती मान ले तो कोर्ट उसे सजा नहीं दे सकती। यूसुफ बताता है कि विक्टिम की फैमिली हार नहीं मानती है। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करती है क्योंकि उन्हें जानना था कि आखिर उसकी फैमिली का मर्डर किस लिए हुआ। और सालों की मेहनत के बाद एक दिन फाइनली उन्हें खूनी मिल जाता है और वो होता है जिन, जो अब 41 साल का हो चुका है। यानी कि जिन ने 20 साल पहले 2 लोगों का मर्डर किया था और यूसुफ वो डिटेक्टिव है पर जिन को मर्डर वाली बात याद ही नहीं होती। हालांकि यूसुफ उससे हर कोशिश करके वो बात निकलवाना चाहता है, उसे टॉर्चर करता है पर फिर भी जिन को कुछ याद नहीं आता। जिसके बाद वो मिस्टर पार्क को हायर करते हैं। मिस्टर पार्क ही जिन के फेक फादर हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं अब उन्हें मिस्टर पार्क ही बुलाऊंगी। तो मिस्टर पार्क एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं जो क्रिमिनल्स को हिप्नोसिस के जरिए रीड करते हैं, जो बताते हैं कि जिस एज में जिन ने मर्डर किया था उस एज की कोई भी मेमोरी उसे याद नहीं है। शायद उसने उस एज में कोई ट्रॉमा फेस किया था जिसे वो याद नहीं रखना चाहता और इसीलिए उसके दिमाग ने उन यादों को ब्लॉक कर दिया है। और अगर उन्हें मर्डर की सच्चाई जाननी है तो उन्हें उसके उस मेमोरी में जाना होगा जब वो खुशी खुशी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। जिसके बाद जिन को हिप्नोटाइज करते हैं और वो खुद को अपनी रियल फैमिली, अपनी रियल मॉम डैड और भाई के साथ एक कार में देखता है। और डेट थी 5 मई 1997 और वो लोग नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। तब जिन एक नॉर्मल 21 साल का लड़का था जिसकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी। जिसके बाद मिस्टर पार्क और यूसुफ हायर करते हैं एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को जो जिन की फेक मॉम बनती हैं और वो सभी फिर से 5 मई 1997 का वो दिन रिक्रिएट करते हैं जब जिन अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होने वाला था। और इस पूरे टाइम मिस्टर पार्क जिन को हिप्नोटाइज रखते हैं और इसके लिए उसे मेडिसिन्स देते हैं ये बताकर कि ये उसकी एंजाइटी की मेडिसिन्स हैं। दरअसल जिन जो कुछ भी अपने सपने में देखता है वो अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका था, तभी उसे वो घर भी फेमिलियर लगता है। बट उसकी फेक फैमिली उसे ये सब कुछ उसके एंजाइटी के साइड इफेक्ट्स बताती है और उसे दवाइयाँ देती है और वो भी उन पर विश्वास करता है। और जब जब उसे बंद कमरे में से आवाजें सुनाई देती हैं तब उस कमरे में लोग मर्डर सीन को रिक्रिएट कर रहे होते हैं पर उसकी फेक फैमिली उसे कुछ न कुछ बहाना बनाती है। जिस रात यूसुफ का किडनैप हुआ था उस रात वो जिन को बाहर इसलिए लेकर गया था क्योंकि उस रात बारिश हो रही थी और मर्डर वाली रात भी बारिश हुई थी। तो यूसुफ चाहता था कि जब वो डैड को डॉक्यूमेंट्स देने के बहाने से वहां से चला जाए तो जिन उसके पीछे आए और उसी बंद कमरे में जाए जहां उन लोगों ने मर्डर सीन को रिक्रिएट किया था और उसे देखकर जिनको कुछ याद आ जाए। पर तभी यूसुफ को पुलिस वाले किसी धोखेबाजी और फ्रॉड के इल्जाम में अरेस्ट कर लेते हैं और जिन को लगता है कि वो किडनैपर्स हैं। जिसके बाद यूसुफ पुलिस वालों को रिश्वत देकर छूट जाता है पर अब उसे रेनी डे का इंतजार करना था और इसमें 19 दिन लग जाते हैं। जिसके बाद जब वो वापस आता है तो जिन के सामने बहाना करता है कि उसे 19 दिनों की कोई याद नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जिन को उस पर शक होने लगता है, उसके ऊपर से हिप्नोसिस का वो असर भी खत्म होने लगता है और फाइनली वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। और प्रेजेंट में जिन और यूसुफ कार में होते हैं और जिन बोलता है कि हो सकता है वो जो कुछ कह रहा हो वो सच हो पर वो कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकता और चलती कार से बाहर कूद जाता है और जैसे तैसे रोड क्रॉस करता है और गलियों में चला जाता है। और यूसुफ भी अपनी कार से उसका पीछा करता है पर तभी उसका दूसरी कार से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके सर पे काफी चोट आती है और जिन को लगता है कि वो मर गया और वहां से जाने लगता है पर तभी रोड क्रॉस करते हुए उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद जिन को एम्बुलेंस में देखते हैं और यहाँ से उसे उसकी मेमोरीज वापस आती हैं। 5 मई 1997 को जब जिन अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट होने जा रहा था तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं पर उसका भाई यूसुफ जिंदा होता है पर उसकी हालत नाजुक होती है। वो 6 महीनों से हॉस्पिटल में होता है और एक दिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके भाई को ऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है वरना वो नहीं बचेगा। पर प्रॉब्लम ये होती है कि पेरेंट्स के चले जाने के बाद जिन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती और वो अभी सिर्फ 21 साल का था तो उसके पास ना तो कोई कॉलेज डिग्री थी और ना ही काम का कोई एक्सपीरियंस था। ऊपर से पूरी दुनिया के साथ साथ कोरिया में भी तब रिसेशन का टाइम चल रहा था, पूरी कंट्री की इकोनॉमी गिर चुकी थी। ऐसे में ना तो उसे कहीं कोई काम मिलता है और ना ही कोई उसे लोन देता है। इवन वो अपने ऑर्गन्स तक बेचने को तैयार हो जाता है ताकि उन पैसों से अपने भाई की जान बचा सके पर उसके लिए भी कोई रेडी नहीं होता। जिसके बाद वो एक इलीगल साइट पे जॉब के लिए अप्लाई करता है और एक दिन उसे जॉब का एक ऑफर आता है पर उसके लिए उसे मर्डर करना था।
पहले तो जिन इसके लिए रेडी नहीं होता, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो तैयार हो जाता है और क्लाइंट उसे एक घर का एड्रेस देता है। ये वही घर था जिसमें जिन पिछले 1 महीने से रह रहा था। क्लाइंट बताता है कि इस घर में उसे 3 लोग मिलेंगे, एक लेडी और उसके 2 बच्चे। उसे बच्चों को कुछ भी नहीं करना है और सिर्फ उस लेडी का मर्डर करना है। और जब जिन उस घर के बेडरूम में जाता है तो वहाँ उस लेडी को उसके छोटे बेटे के साथ सोया देखता है, जिसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं होती मर्डर करने का और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो लेडी उठ जाती है और जब जिन को देखती है तो चिल्लाने लगती है। जिन उसे चुप रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि उससे गलती होगी, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो यहाँ से चुपचाप चला जाएगा, बस वो शोर ना करे। लेकिन तभी वहाँ उस लेडी की बेटी आ जाती है, जो जब जिन और उसके हाथ में चाकू देखती है तो डर कर चिल्लाने लगती है और अपने रूम में भागती है। ये वही रूम था जो हमेशा बंद रहता था और जिन उसके पीछे भागता है और उसे चुप करने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन वो लड़की डरी हुई होती है और उसे चुप कराने के चक्कर में चाकू गलती से उसके पेट में लग जाती है और वो वहीं मर जाती है, जिसे देखकर जिन भी डर जाता है और रोने लगता है। लेकिन तभी वहाँ उस लड़की की माँ आ जाती है और जब अपनी बेटी की डेड बॉडी देखती है तो वो भी चिल्लाने लगती है और उसे चुप कराने के लिए जिन उसके पेट में चाकू मार देता है। ये सब भले ही उससे गलती से और डर में हुआ, लेकिन अब तक वो 2 लोगों का खूनी बन चुका था। और जब वापस जाने लगता है तो उस लेडी का बेटा उससे अपनी मॉम और बहन के बारे में पूछता है। तो जिन बोलता है कि अगर वो जैसा वो कहे वैसा करेगा तो वो उसकी मॉम और बहन को वापस ले आएगा और उसे रूम में जाकर 10 बार 1 से 100 तक काउंट करने को बोलता है और वो छोटा बच्चा बेचारा वैसा ही करता है। इधर जिन को उस घर में एक फैमिली फोटो दिखती है और उसे पता चलता है कि ये फैमिली उसके भाई के डॉक्टर की ही है और उसका क्लाइंट भी वही डॉक्टर है जो अपनी वाइफ का मर्डर करवाना चाहता है। वहीं उस डॉक्टर को देखते हैं जो हॉस्पिटल की छत पे था और उसे उसके बेटे की कॉल आती है, जो उसे अपनी मॉम और बहन के मर्डर के बारे में बताता है। और तभी उसके पास जिन भी आता है, जो उसे पूछता है कि उसने उससे ऐसा क्यों करवाया, वो अपनी फैमिली के साथ ऐसा क्यों करना चाहता था। जिस पे वो डॉक्टर बोलता है कि इस इकोनॉमिकल क्राइसिस के टाइम पे अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी और इसीलिए वो अपनी वाइफ का मर्डर करवाना चाहता था ताकि उसके इंश्योरेंस के पैसे को क्लेम कर सके। पर उसने उसकी बेटी को भी मार दिया, तो अब उसका यानी जिन का भाई भी नहीं बचेगा और वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वो डॉक्टर जिन का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, पर वो स्लिप करता है और खुद ही हॉस्पिटल की छत से गिरने वाला होता है। हालांकि जिन उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं बचा पाता। देखते देखते एक दिन के अंदर जिन के सामने एक पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। वो खुद भी एक खूनी बन जाता है। इस दौरान वो अपनी फैमिली, अपनी पहचान, सब कुछ खो चुका था और इन सब बातों को वो याद नहीं रखना चाहता और इसीलिए इन सब चीज़ों को भूल जाता है और इस वजह से ही उसे मर्डर से रिलेटेड कोई याद नहीं रहती। प्रेजेंट में जिन हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलता है और यूसुफ को अपने पास पाता है जो अभी जिंदा था और वो जिन से बोलता है कि उसने उससे जानने की बहुत कोशिश की कि उसने मर्डर क्यों किया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। शायद विक्टिम की फैमिली कभी ये सच नहीं जान पाएगी और उसे पॉइजन देकर मारना चाहता है ताकि जिन भी और सफ़र ना करे। पर जिन उससे उसकी तरफ से विक्टिम की फैमिली को सॉरी बोलने को बोलता है और यूसुफ समझ जाता है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है और उससे पूछता है कि आखिर उसने वो मर्डर क्यों किया था या फिर उससे किसी ने ये मर्डर करवाया था, क्योंकि उसे रिसेंट ही एक लीड मिली है कि विक्टिम के मर्डर के कुछ महीनों पहले उसके हस्बैंड ने उसके नाम पे बहुत सारी पॉलिसीज ली थी। और यहाँ वो उसे बताता है कि वो वही लड़का है जिसे उसने मर्डर वाली रात 10 बार 1 से 100 तक काउंट करने को बोला था, जिसके बाद वो उसकी मॉम और बहन को वापस ले आता। यानी यूसुफ उस डॉक्टर का बेटा है जिसका रियल नाम है चॉय, वही मिस्टर चॉय जिसे जिन की फेक मॉम जल्दी आने को बोल रही थी। और वो जिनको बताता है कि उसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। वो सारे इंश्योरेंस के पैसे उसके रिलेटिव्स ने रख लिए और उसे ऑर्फेनेज में भेज दिया जहां वो दिन रात रोता था। और तब उसने डिसाइड किया कि बड़ा होकर वो उस खूनी को ढूंढेगा और उससे पूछेगा कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और अपना बदला लेगा। वो जानना चाहता था कि क्या उसकी मॉम को मारने के लिए उसके डैड ने कहा था, पर जिन उसे सच नहीं बताता और बोलता है कि वो मर्डर उसने खुद ही किया था। वो नहीं चाहता था कि यूसुफ भी उस ट्रॉमा से गुजरे जिससे वो गुजर चुका है और अपने डैड से नफरत करे और इसीलिए सारा इल्ज़ाम खुद पे ले लेता है। पर यूसुफ समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और उस मर्डर के लिए उसके डैड ने ही कहा था और जिन को गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिन उस पॉइजन वाले इंजेक्शन को खुद में इंजेक्ट कर लेता है। वहीं यूसुफ ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देता है। वो आज तक बस इसी उम्मीद में जिंदा था ताकि अपनी मॉम और बहन के कत्ल की वजह जान सके। इसके बाद उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा था। इधर जिन भी अब इस दुनिया से जा चुका था, उसकी लाइफ में भी अब कुछ नहीं बचा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
तो इसी के साथ इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।